अगर आपके पास आईफोन है तो उसे ज़रा पीछे घुमा के देखिए। हो सकता है कि उसके पीछे अब लिखा हो असेंबल्ड इन इंडिया, मेड इन चाइना की जगह। ये छोटी सी लाइन सिर्फ एक लेबल नहीं है, ये दुनिया को बता रही है कि मैन्युफैक्चरिंग किस दिशा में आगे जा रही है। हम मार्च 2025 की बात करते हैं। एप्पल के कुछ प्लेन्स इंडिया से उड़े, दुनिया भर को इंडिया की फैक्ट्री से बने हुए आईफोन पहुंचाने के लिए। सिर्फ इस एक महीने में इंडिया ने लगभग $2 बिलियन के आईफोन दुनिया भर के स्टोर्स में भेजे। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ कि इंडिया ने अमेरिका को चाइना से ज़्यादा स्मार्टफोन्स एक्सपोर्ट किए। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि इंडिया चाइना को रिप्लेस कर रहा है, तो आप ये भी याद रखें कि पिछले साल इंडिया ने चाइना से लगभग $100 बिलियन से ज़्यादा का सामान खरीदा है। अगर हम इतने ही आगे बढ़ रहे हैं तो हमें चाइना की इतनी ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हेडलाइंस तो चीख चीख के बोल रही हैं कि इंडिया चाइना को रिप्लेस करने वाला है, इंडिया चाइना से आगे निकल रहा है, चाइना से मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आ रही है। लेकिन आज जो भी आईफोन इंडिया में बन रहा है, उसके अंदर का डिस्प्ले, उसके कैमरा सिस्टम, उसका प्रोसेसर, उसके अंदर लगे हुए सारे इक्विपमेंट्स, वो मोस्टली आज भी चाइना से बन के आ रहे हैं और इंडिया सिर्फ उनको असेंबल कर रहा है। और यहीं से असली गेम शुरू होती है। चाइना ने जो पूरा इकोसिस्टम बनाया है, उसे बनाने में 40 से 50 साल लगे हैं और इंडिया को उसे बदलने में कई दशकों लग जाएंगे। और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। ये चाइना की सारी स्टोरी दुनिया की एक गलती पे टिकी है। चाइना का रिप्लेसमेंट इसलिए नहीं ढूंढा जा रहा है कि वहाँ पे कोई कमी है या कोई वीकनेस है, बल्कि इसलिए ढूंढा जा रहा है कि सारी दुनिया चाइना पर ओवर डिपेंडेंट हो चुकी है। बहुत सालों तक कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने एक सिंपल फॉर्मूला फॉलो किया: सस्ती लेबर, तेजी से खड़ी होती हुई फैक्ट्रियां, रिलायबल एक्सपोर्ट्स और हर चीज, पूरा सिस्टम एक ही जगह पर सेटअप। और यही अमेरिका और बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज की सबसे बड़ी गलती निकली। 2022 में चाइना में दोबारा लॉकडाउन लगाया गया। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में, जो सिर्फ एक फैक्ट्री ही नहीं, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स था जहां पर 2 लाख से ज्यादा वर्कर्स थे। ये ऑलमोस्ट किसी ठीक ठाक आबादी वाले शहर के बराबर था। आईफोन की प्रोडक्शन को बचाने के लिए इन सभी वर्कर्स को क्वारंटीन कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे वर्कर्स बिना कोई सैलरी लिए दीवार फांद के वहां से भागने लगे अपने परिवार के पास वापस जाने के लिए। और इसी वजह से एप्पल को ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज्यादा का लॉस हुआ। और अब इसी वजह से सारी दुनिया रियलाइज कर रही है कि एक देश पे इतनी डिपेंडेंस होना सिर्फ एक इकोनॉमिक रिस्क ही नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क भी है। अगर चाइना आने वाले कुछ सालों में ताइवान को इन्वेड करता है तो वो पूरी दुनिया की सेमीकंडक्टर सप्लाई को इफेक्ट कर सकता है। और यही वजह है कि दुनिया अब एक रिलायबल सेकंड ऑप्शन ढूंढ रही है। और इसी की वजह से ये कॉन्सेप्ट China+1 आजकल बहुत चर्चा में है। दुनिया इंडिया, मैक्सिको या वियतनाम की तरफ देख रही है। अगर हम एक्चुअल नंबर्स की बात करें तो ये बहुत सरप्राइजिंग है। 2023 में इंडिया ने लगभग 3.5 करोड़ आईफोन बनाए और ये नंबर एक साल में 2024 के अंत तक 5.5 करोड़ हो चुका था। एक साल में ही 50% का इंक्रीज। इसका मतलब ये है कि दुनिया में हर 6 में से एक आईफोन इंडिया बना रहा है। और 3 साल पहले तक ये नंबर 0 था। रेस में शामिल होना और रेस जीतना दोनों एक ही चीज नहीं होती। हम सिर्फ अभी रेस में शामिल हो रहे हैं और चाइना इस रेस को हर बार जीतता है। उसके फोन के अंदर लगने वाला प्रोसेसर ताइवान से, डिस्प्ले चाइना या साउथ कोरिया से, कैमरा मॉड्यूल्स चाइना या जापान से, बैटरी चाइना से। इंडिया ने क्या किया? सिर्फ लास्ट स्टेप, वो सबको जोड़ा, असेंबल किया। इसीलिए बहुत सारे लोग अभी इंडिया को स्क्रू ड्राइवर इकॉनमी बोलते हैं, जहां पर सिर्फ चीजें असेंबल की जाती हैं, सिर्फ जोड़ी जाती हैं। चीज़ों की असेंबली करने से, उनको जोड़ने से आउटपुट तो डेफिनेटली आता है, लेकिन इकोसिस्टम आपके कंट्रोल से बाहर रहता है। और यहाँ एक नंबर है जो बहुत लोग इग्नोर कर देते हैं। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट चाइना के साथ लगभग $100 बिलियन का था। 2025 में चाइना इंडिया को $100 बिलियन का सामान ज्यादा बेच रहा था। ये क्लियरली दिखाता है कि हम चाइना से आने वाले सामान पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस 100 बिलियन में से लगभग $40 बिलियन के सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ही इंपोर्ट किए जाते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि LCD पैनल्स। इनको इंडिया में जोड़ के टीवी बनाया जाता है, लेकिन ये सारे कंपोनेंट्स चाइना से आते हैं। और अब समझते हैं कि चाइना को रिप्लेस करना असली में इतना मुश्किल क्यों है। चाइना सिर्फ एक मैन्युफैक्चरिंग कंट्री नहीं है। चाइना ने सिर्फ फैक्ट्रीज नहीं बनाई, चाइना ने एक पूरा लिविंग ब्रीदिंग इकोसिस्टम बनाया है। अगर चाइना कोई चीज़ बनाता है तो A से लेकर Z तक
ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट्स चाइना में बनते हैं। हम चाइना की एक सिटी शिनज़ेन का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर वहाँ किसी कंपनी को अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन चेंज करना हो या नया डिज़ाइन बनाना हो तो उन्हें कहीं बाहर से कोई टेक्नोलॉजी या कोई प्रोटोटाइप या कोई इक्विपमेंट नहीं मंगवाने पड़ते। सब कुछ वहीं पे अवेलेबल है, जिसके कारण वो वहीं पर प्रोटोटाइप बनाकर उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और उसके बाद मास प्रोडक्शन को शुरू किया जा सकता है। रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स, असेंबली, टेस्टिंग, पैकेजिंग, सब कुछ कनेक्टेड है एक ही छोटे से 10 या 15 किलोमीटर के रेडियस में। इन्हें कहा जाता है इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स या इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम्स। चाइना का लॉजिस्टिक्स नेटवर्क इतना अच्छा है कि वो 3 से 4 दिन में फिनिश प्रोडक्ट को चाइना से यूएसए तक पहुंचाने में कामयाब रहते हैं। उनके पास डेडिकेटेड इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं जिन्हें सिर्फ इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स के लिए यूज़ किया जाता है। भारत में वो बिल्कुल भी नहीं है। हमारे ट्रक्स को आम हाईवेज यूज़ करने पड़ते हैं, वो जाम में फंसते हैं। सामान को फैक्ट्री से लेकर शिपिंग पोर्ट तक या एयरपोर्ट तक पहुंचाने के लिए हमारे एम्प्लॉयर्स को, हमारे बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। ये कॉस्ट लगभग चाइना से दोगुनी से तिगुनी है। अगर भारत को ऐसा ही इकोसिस्टम सेटअप करना है तो भारत को इन सभी चीज़ों पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। भारत अभी भी एआई और दूसरी रिसर्च में चाइना से बहुत पीछे है। अगर हम ऐसे ही पीछे रहेंगे तो हम आने वाले समय में सिर्फ कैचअप खेलते रहेंगे। चाइना की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से लगभग 10 गुना बड़ी है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग लगभग $450 बिलियन की है, लेकिन चाइना की लगभग $4.5 ट्रिलियन। और अगर हम लॉजिस्टिक्स की बात करें तो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक एक देश में मैन्युफैक्चरिंग कितना स्मूथ और कितना रिलायबल है, उसमें चाइना का नंबर 19th है और इंडिया का 38। मतलब चाइना सिर्फ फैक्ट्री नहीं चलाता, इंडिया से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट भी है। सामान वहाँ पर आसानी से मिलता है और उसको आसानी से बेचा जा सकता है। और एक और चीज़ जो ज़्यादातर इंडिया और चाइना के कंपैरिजन में मिस कर दी जाती है, चाइना कोई पैसिव प्लेयर नहीं है। चाइना वापस लड़ता है। अगर चाइना को लगे कि कोई चीज़ उनके हाथ से निकल रही है, उनसे छीनी जा रही है, तो फिर चाइना रेयर अर्थ मेटल्स को या क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज को कंट्रोल करता है, उनका एक्सपोर्ट रोकता है, जो कि आजकल हर मॉडर्न डिवाइस में यूज़ होते हैं। दुनिया के 60% रेयर अर्थ मेटल्स आज भी चाइना में निकलते हैं और दुनिया के 90% इन मेटल्स की रिफाइनिंग और प्रोसेसिंग चाइना ही करता है। दुनिया में कोई और कंट्री अब रेयर अर्थ मेटल्स को प्रोसेस नहीं कर पाता चाइना के सिवाय, और यही चाइना का सबसे बड़ा कंट्रोल पॉइंट है। हम अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें तो चाइना ने यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, लैटिन अमेरिका, इन सभी कॉन्टिनेंट्स को अपनी सस्ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों से भर दिया है। चाइना की मेन ईवी कंपनी BYD ने तो ग्लोबल सेल्स में टेस्ला को भी पीछे छोड़ दिया। इसलिए चाइना को अंडर एस्टिमेट करना सबसे बड़ी गलती हो गई। चाइना मैन्युफैक्चरिंग में खत्म नहीं हो रहा, चाइना इवॉल्व हो रहा है, वो अपने आप को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के पास कोई चांस नहीं है। इसका मतलब ये है कि रेस और भी डिमांडिंग हो चुकी है। अब दुनिया और बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। अगर इंडिया को चाइना का बदल बनना है तो इंडिया को अपनी कहानी लिखनी होगी। चाइना की कॉपी करके उसको उसी के गेम में नहीं हराया जा सकता। और इसे आसानी से समझने के लिए हम एक कंपैरिजन देखते हैं। सोचिए एक डिपार्टमेंट स्टोर या करियाने की दुकान और दूसरी तरफ एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर। चाइना वही एक करियाने की दुकान की तरह है जहां सब कुछ मिलता है एक ही जगह पर, रॉ मटेरियल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक। लेकिन दूसरी तरफ है इंडिया, जिसको एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर बनना है, जहां पर चीज़ें तो कम मिलेंगी लेकिन वो क्रिटिकल चीज़ें होंगी जो दुनिया को चाहिए होंगी। सिर्फ कुछ चीज़ें, लेकिन उन चीज़ों में वो दुनिया में बेस्ट होगा। और इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अमेरिका में आज जो भी अफोर्डेबल मेडिसिन बिक रहे हैं, जो मिलियंस अमेरिकन यूज़ करते हैं, उनका 40% हिस्सा सिर्फ इंडिया से आता है। इंडिया 40% दवाइयाँ अमेरिका को भेजता है। दवाइयाँ बनाना कोई सिंपल असेंबली जॉब नहीं है, ये बहुत डीप केमिस्ट्री है। हर पिल को अमेरिका की FDA को अप्रूव करना पड़ता है, हर बैच को, और इन दवाइयों को बहुत स्ट्रिक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना होता है। और ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है, ये बहुत मुश्किल प्रोसेस है। इंडिया ने यहाँ सिर्फ फैक्ट्री नहीं बनाई, बल्कि एक पूरा दवाइयों का इकोसिस्टम बनाया है। और अब इसी इकोसिस्टम को और जगह पर इंडिया को रिपीट करना है। इंडिया कितना एफिशिएंटली इसको कर पाता है, इसी के ऊपर इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करेगा। इसी से इंडिया में करोड़ों जॉबें आएंगी। अगर हम ये मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम बनाने में कामयाब नहीं हुए तो हम यहीं से पीछे रहेंगे। इंडिया ने दवाइयों का पूरा इकोसिस्टम बनाया, दवाइयों की रिसर्च, फॉर्मुलेशन, टेस्टिंग,
और एक्सपोर्ट। ये एक पूरे जनरेशन की मेहनत थी और आज उसी का नतीजा है कि अमेरिका में 40% दवाइयां इंडिया से बनकर जाती हैं और अमेरिका का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत हद तक इंडिया की दवाइयों पर टिका है। और इसी को कहते हैं रियल मैन्युफैक्चरिंग पावर, जब दुनिया सिर्फ आपकी लेबर पर नहीं बल्कि आपके स्टैंडर्ड्स और आपके इकोसिस्टम पर डिपेंड करती है। और इंडिया का यही मॉडल अब हमें इलेक्ट्रॉनिक्स में, डिफेंस में, सेमीकंडक्टर्स में हर जगह पर एप्लीकेट करने की कोशिश करनी होगी। और इसी इकोसिस्टम की बदौलत इंडिया अपने करोड़ों युवाओं को रोजगार दे सकता है और चाइना के लेवल पर पहुंच सकता है। फॉक्सकॉन लगभग $2.5 बिलियन की फैक्ट्री बेंगलुरु में बना रहा है और गुजरात में दुनिया की मशहूर सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रॉन, ये वहां उस प्लांट में सेमीकंडक्टर पैकेजिंग करेंगे। और एक चीज और जो डायरेक्टली इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग से तो शायद नहीं जुड़ती, लेकिन इंडिया की कैपेबिलिटी को बताती है कि इंडिया कितना पावरफुल है और क्या कुछ अचीव कर सकता है। भारत ने मून के साउथ पोल पर लैंडिंग की और ये ऐसा करने वाला दुनिया का एकमात्र देश है, और वो भी इतनी कम कीमत पर। और इससे सारी दुनिया में मैसेज गया कि भारत इतनी कम कीमत पर इतने हाई स्टैंडर्ड्स के इक्विपमेंट बनाकर चांद पर कैसे उतर सकता है। ये बताता है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग पावर कितनी है, कितनी एक्सपर्टीज है हमारे पास। और ये सभी चीजें एक ही तरफ इशारा करती हैं कि चाइना का ऑल्टरनेटिव बना जा सकता है। इंडिया में वो कैपेबिलिटी है और इसे ही इकोनॉमिस्ट अब कह रहे हैं चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। पिछले कुछ सालों में चाइना से सीखने के बाद अब कोई भी बिजनेस, कोई भी कंट्री ये नहीं चाहेगा कि सारी सप्लाई चेन एक ही जगह पर हो। इसलिए वो नए नए ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे हैं, और जिसमें इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको और मलेशिया जैसे कंट्रीज हैं। यहाँ पर सप्लाई चेन्स को डाइवर्स किया जाएगा और हो सकता है कि यूएसए या बाकी वेस्टर्न कंट्रीज जो सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज हैं उनको अपने कंट्रोल में ही रखें। वो चाइना वाली गलती रिपीट नहीं करना चाहते, जहां पर उन्होंने चाइना को क्रिटिकल मेटल्स की प्रोसेसिंग का मौका दिया और अब चाइना वहां पर मोनोपोली बना के बैठ गया है। और चाइना अभी भी बाकी सारी दुनिया के 80% आईफोन्स बना रहा है। चाइना खत्म नहीं हुआ, लेकिन एक ही फैक्ट्री सब कुछ बनाए वो दौर खत्म हो चुका है। इंडिया अपने इस नई दुनिया में एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस बनकर निकल रहा है। इंडिया वर्सेस चाइना सिर्फ जियोपॉलिटिक्स की कहानी नहीं है। तमिलनाडु में एक फैक्ट्री है जहां पर 50,000 लोग काम करते हैं, हर रोज 24/7 शिफ्ट। और बहुत सारे वर्कर्स वहां पर ऐसे हैं जिनकी कई पीढ़ियों ने कभी फैक्ट्री में काम नहीं किया था, सिर्फ लोग खेती बाड़ी करते थे। और ये 50,000 वर्कर वहां पर आईफोन प्रो को असेंबल करते हैं, वही आईफोन प्रो जो 2 साल पहले चाइना में बन रहा था। चाहे वहां पर अभी सिर्फ फोन्स को असेंबल किया जा रहा है, लेकिन ये भारत के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट है। अगर भारत इसी रास्ते पर चले और पूरे इकोसिस्टम को सेट किया जाए तो भारत चाइना को डेफिनेटली रिप्लेस कर सकता है। तो फाइनल आंसर क्या है? क्या इंडिया चाइना को रिप्लेस कर रहा है? इसका जवाब है कि शायद अभी इंडिया चाइना को रिप्लेस नहीं कर रहा, लेकिन इंडिया अपने आप को एक ऑल्टरनेट की तरह प्रेजेंट कर रहा है। इंडिया डिसाइड कर रहा है कि वो सिर्फ असेंबली हब नहीं बनना चाहता, वो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहता है। और वो कितनी जल्दी, कितनी एफिशिएंटली बनेगा, ये हमारी सरकारों पर डिपेंड करता है। चाइना ने ये सफ़र पिछले 30 से 40 साल में पूरा किया, लेकिन इंडिया के पास वो 30 साल नहीं है। हमारी यंग पॉपुलेशन पीक हो चुकी है। हमारे 10 करोड़ युवा अगले 10 साल में काम करने के लिए तैयार होंगे। अगर ये मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं बना जाएगा तो ये बढ़ती हुई आबादी हमारे लिए एक श्राप बनने वाली है। अगर ये वीडियो यूजफुल लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।